बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमने स्टार्ट किया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये हमारी एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जिसको हम फिर एज अ इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। उसके लिए हमने कहा कि हम जब भी कोई इन्फेक्शन होता है एंटीजन का बॉडी में, तो एंटीजन के इन्फेक्शन की वजह से एक एक क्लोन बनना शुरू होता है, जो कि मोनोक्लोन नहीं होता, एक्चुअली वो पॉलीक्लोन होता है। यानी कि एक डिटर्मिनेंट होता है ऑन द एंटीजन जिसको हम एपिटोप कहते हैं। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट डिफरेंट जगहों से कॉपी किया जा सकता है, डिफरेंट जगह जाके फिट हो सकता है, जिससे उससे रेलिवेंट बहुत सारी एंटीबॉडीज बन सकती हैं और फिर उनका एक क्लोनिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उनकी फिर स्पेसिफिसिटी ज़रा कम हो जाती है, इसलिए हमें मोर स्पेसिफिक, मोर स्टेबलाइज्ड अगर रिक्वायर्ड हैं एंटीबॉडीज, तो फिर उसके लिए हमें मोनोक्लोन चाहिए होता है कि ऐसा क्लोन हो जो कि आइडेंटिकल सेल्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी हो। और जब कोई एंटीजन ऐसा आए जो कि इस क्लोन के साथ, इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है, एपिटोप इस एंटीबॉडी का उसके साथ एग्जिस्ट करता है, तो उस वक्त फिर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में हो ताकि वो उस एंटीजन को इनएक्टिवेट कर सकें। इंस्टेड ये सेल टू सेल कांटेक्ट इंक्रीज ना करें, ये एंटीबॉडी टू एंटीजन रिएक्शन इंड्यूस करें। इससे तो हम इम्यूनोजेनिक रहेंगे, अदरवाइज वो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज करेगा। तो इसके लिए हमने कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर हमने बनानी है तो उसके लिए फिर हम एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में से प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हाइब्रिड जैसे कि दो चीज़ों के मिक्सचर को हम कहते हैं। तो ओमा जो है वो माइलोमा से वर्ड हमने शामिल किया हुआ है। तो ये हाइब्रिड है उसी तरह से जैसे वो हाइब्रिड था, उसमें हाइब्रिड था हमारा एक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो, सेकेंडली उसका हमने हाइब्रिड बनाया हुआ था अगेंस्ट अ वेक्टर सब्सटेंस, तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए था। अब ये जो है ये हमारा हाइब्रिडोमा है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने वेक्टर की जगह लिया हुआ है एक माइलोमा। तो हाइब्रिड ऑफ डीएनए, जो कि हम डीएनए या मैसेंजर आरएनए जो भी प्रोटीन हम देना चाहते हैं जिससे ये एंटीबॉडी बनेगी, उस प्रोटीन का हमने हाइब्रिड बनाया हुआ है विद माइलोमा सेल्स। तो इसलिए इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं, इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हाइब्रिडोमा फिर एक हाइब्रिड है जो कि फ्यूजन से बनता है बी लिम्फोसाइट्स जो कि स्पेसिफिकली सिक्रीट होते हैं अगेंस्ट एन एंटीजन एंड अ ट्यूमर सेल जो कि नेचुरली ऑकरिंग ट्यूमर सेल इन अ बॉडी है, जो कि मैलोमा कहलाता है या बोन मैरो सेल कहलाते हैं, या इनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। तो स्टेम सेल्स, बोन मैरो सेल्स या माइलोमा सेल्स, इनका अगर हम इनमें से किसी एक का हम कॉम्बिनेशन बना दें विद स्पेसिफिक secreted बी lymphocytes अगेंस्ट एन एंटीजन, तो इसको हम हाइब्रिडोमा कहेंगे। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स हम नॉर्मली अटेन करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, किसी एक एनिमल को अगर हम इंड्यूस उसके अंदर ऐड करते हैं वो एंटीजन, तो वो उसके आरबीसीज में बी लिम्फोसाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसको हम अटेन कर लेंगे जब हम उसको दोबारा से इंजेक्ट करेंगे, तो वो दोबारा से हम उसमें स्प्लीन सेल्स ले लेंगे। इसी तरह से माइलोमा बोन मैरो ट्यूमर सेल्स हैं, तो इनको हम ले लेंगे, अटेन कर लेंगे, जो कि हम सिंथेटिकली भी ले सकते हैं, सिंथेटिक सेल्स भी हो सकते हैं ये स्टेम सेल्स, या फिर ये नेचुरली ऑकरिंग माइलोमा सेल्स हो सकते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये प्रोसेस रन किस तरह से करना है। उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इट कंटेन्स द फर्स्ट स्टेप विच इज नोन एज इम्यूनाइजेशन ऑफ रैबिट और रैट और एनी अदर लेबोरेटरी एनिमल्स, एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ बी lymphocyte फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ दैट एनिमल, from the actually blood of that animal. So the first step of immunization requires that you have to isolate an antigenic substance, a specific antigenic substance which have been developed under a controlled condition so that it can produce a immune response of antibodies, a higher response of antibodies.
For example, we are actually saying that a sheep RBCs are foreign molecules to the mouse, for mouse. So if we are injecting our red blood cells from a sheep into the rabbit or a lab rat or mouse, then the mouse will actually detect these cells in the form of antigens, and it will start actually secreting B lymphocytes against that antigenic material. So for that we are actually preparing B lymphocytes. This is a one way of a method. For example, any antigen can be injected into the body which is actually present inside some which is present in the red blood cells of a organism, or which is present as an invader, which can invade inside a organism. So after we have injected a certain specific antigen into the blood of a mice or a rabbit or any laboratory animal, then we can potentiate the production of B lymphocytes, the precursors of immune cells. These immune cells will be produced as a polyclone and will be producing depending upon the amount of antigen or depending upon the sensitization induced. So this antibody level will not be so much higher that we can isolate a ample quantity of B lymphocytes. For that, to attain a highest level of antibody or meaning a highest level number of B lymphocytes, we have to immunize a mouse with 2 to 3 small doses, a separate small doses, means first exposure, second exposure, third exposure. In this way, antigen exposure will cause a highest level of B lymphocytes. As we actually know, the second and a third exposure give a greater response, and because there is a presence of memory cells which were found by when a first exposure was made by an antigen. A first exposure form a small level of B lymphocytes which serve as a memory B lymphocytes, and then the second exposure cause those memory cells to replicate and develop into large colonies of B lymphocytes, and the third exposure will cause them to again enhance the level of B lymphocytes. So after preparing a large number of B lymphocytes within the body of a lab animal, we will actually isolate a sample. A sample of B cell will be extracted from spleen of rabbit or rat. That will be available. Okay, सेकेंड स्टेप जो हमारा हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन का है, उस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का है, वो हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन है. इन द फर्स्ट स्टेप हमने बी लिम्फोसाइट्स अटेन किए हैं फ्रॉम अ लेबोरेटरी एनिमल, जिसको हमने कोई एक एंटीजन इंजेक्ट कर दी है इन 2 to 3 डोजेज, in 2 to 3 separate doses. For first exposure to develop a memory B lymphocyte cells, for a second exposure to develop a large quantity of B lymphocytes depending on those memory cells, and then a third exposure to induce a vast majority of B lymphocytes, so that we can isolate from the spleen of that lab animal the cells. The second method is actually to form a hybridoma with myeloma cells, and firstly in this method we actually have to isolate myeloma cells also. We have to obtain myeloma cell, or we have to actually synthesize myeloma cells. Myeloma cells are actually known as the cancer cells. These are actually malignant neoplasia of plasma cells. Neoplasia is known as aplasia, or plasia is a cancer, is known as cancer, and malignancy is known as that is a disease causing. A malignant means it can cause a disease or it can secrete a precursors against it. And myeloma cells are actually of the same category. These are of the derived from the bone marrow cells. The bone marrow cells have the property that they can produce a neoplasia, and it can cause malignancy, and malignancy is actually used to repair the
tissues or regenerate some specific cells of the body which have been degenerated. So as a mechanism of regeneration, or as a mechanism of you can say as a mechanism which is actually to regenerate or to develop a new organ. For example, an organ have been diminished, a stem cell have the capability to regenerate an organ, but the process is slow and not of the level that we can use in a human body. अच्छा, तो स्टेम सेल्स या बोन मैरो सेल्स को फिर हम माइलोमा सेल्स कहते हैं, क्योंकि यही हमारे नेचुरली ऑकरिंग कैंसर सेल्स हैं ऑफ द प्लाज्मा। स्टेम सेल्स जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं डिफरेंट टेक्निक से, और डिफरेंट टाइप्स के स्टेम सेल्स हमने डेवलप किए हुए हैं, और हमने फाइंड भी किए हैं बहुत से टाइप्स के स्टेम सेल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में भी। तो स्टेम सेल्स जो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं वो इनको हम नेचुरल स्टेम सेल्स कहते हैं या नेचुरल बोन मैरो सेल्स कहते हैं। नेचुरल स्टेम सेल्स जो हैं वो 2 लेवल के होते हैं हमारी बॉडी में। एक वो जिनको हम अडल्ट स्टेम सेल्स कहते हैं, ये जब हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ड्यू टू आवर एज डिग्रेड करना शुरू होते हैं, कुछ टिश्यूज डिग्रेड करना शुरू करते हैं, या कुछ ऑर्गन का एक पार्ट डिग्रेड होता है, तो ये फिर ये जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ये उसकी रीजनरेशन करते हैं, उसकी रीजनरेशन और रीप्रोलिफरेशन काज कर रहे होते हैं। तो जो रीप्रोलिफरेशन काज कर रहे होते हैं उनमें अगर आप कहें कि जो सेल्स हैं वो हमारे स्टेम सेल्स कहलाते हैं। इनका कोई स्पेशल फंक्शन है, तो ये डैमेज टिश्यूज को ट्रीट करने के लिए, फिक्स करने के लिए यूज होते हैं। तो माइलोमा सेल्स की ये फिर प्रॉपर्टी होती है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक कल्चर में इनडेफिनेटली। ये क्योंकि कैंसरस सेल है तो ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो ये बढ़ते ही जाएंगे। जो एक दफा है वो बढ़ता ही जाएगा, वो चलता ही जाएगा। हाँ, उसका एक्सप्रेशन कम होती जाएगी, वो वीक होता जाएगा, लेकिन उसकी जगह दूसरा लेता जाएगा जिसकी एक्सप्रेशन फिर उतनी ही स्ट्रांग होगी। लेकिन माइलोमा सेल की कैपेबिलिटी है कि ये सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड करते रहते हैं और मल्टीप्लाई करते रहते हैं सेल कल्चर में इनडेफिनेटली, किसी भी सेल कल्चर में इनडेफिनेटली, अनटिल अनलेस कि इनको वो मीडिया अवेलेबल रहे जिसमें ये डिवाइड कर सकें और मल्टीप्लाई कर सकें। तो स्टेम सेल्स को हम नॉर्मली सिंथेटिकली ड्राइव करते हैं। स्टेम सेल जो सिंथेटिकली ड्राइव किए जाते हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो मोर ड्यूरेबल स्टेम सेल्स हैं। वो स्टेम सेल जो सिंथेटिक हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, वो लो टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सकते हैं। हमारे नॉर्मल स्टेम सेल जो है वो एक बॉडी टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। तो वो अगर आप नेचुरल स्टेम सेल्स को इस तरह से लेके चलेंगे जो कि बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होगा, तो फिर आप समझेंगे कि वो डिग्रेड कर देंगे। तो नेचुरल स्टेम सेल जो है वो डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं। तो सिंथेटिकली ड्राइव्ड जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल हैं। सिंथेटिकली ड्राइव्ड जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वो ज्यादा टेम्परेचर को बियर करने की क्वालिटी रखते हैं, यानी कि वो सवियर फ्रीजिंग की और थाइंग की, यानी कि एक दफा हमने उनको फ्रीज कर लिया फिर हमने उनको फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट किया है तो वो था किया है, तो वो थाइंग एबिलिटी और फ्रीजिंग एबिलिटी दोनों के जो टेम्परेचर्स हैं, जो प्रेशर हैं, उनको सस्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली सिंथेटिक स्टेम सेल जो है वो बेटर थेराप्यूटिक बेनिफिट भी दे सकते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल स्टेम सेल्स। तो जो सिंथेटिक स्टेम सेल्स हैं हम नॉर्मली डेवलप करते हैं, वो हम डेवलप करते हैं इन विट्रो एक्सपेरिमेंटेशन से हम करते हैं। तो स्टेम सेल्स जो हैं ट्रेडिशनली मैंने आपको बताया 2 तरह के हैं, एक जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं उनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। तो अडल्ट स्टेम सेल्स या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो को अडल्ट में कन्वर्ट करते हैं, और अडल्ट स्टेम सेल जो अडल्ट में डिग्रेडेशन होती है उसको रिकवर करते हैं या रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मली नेचुरली एग्जिस्टिंग है। इसी तरह हमारे पास बहुत सी जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जो कि इन स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक जिसको हम सेल मिमिक
मिमिकिंग माइक्रो पार्टिकल कहते हैं, CMMP, सेल मिमिकिंग माइक्रो पार्टिकल्स। माइमिक यानी कि उसको उसी तरह सा जैसे जैसे वो काम करता है उसी प्रोसेस में से वो भी रन कर सकते हैं, तो वो मिमिकिंग हो गया। तो मिमिकिंग जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये हमने टेक्निक डेवलप की हुई है, सेल मिमिकिंग माइक्रो पार्टिकल्स दैट री कैप्सुलेट्स द सिक्रीशन एंड बायो इंटरफेसिंग ऑफ नेचुरल स्टेम सेल ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर। तो ये इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये दोबारा से सिक्रीशंस बढ़ा सकते हैं, रिकैप्सुलेट कर सकते हैं सिक्रीशंस को, और फिर इंटरफेस जनरेट कर सकते हैं बायोलॉजिकली, जहाँ पे नेचुरल स्टेम सेल्स जो हैं वो टिश्यू रिपेयर करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सेल सिक्रीशंस बढ़ती हैं, और सेल सिक्रीशंस के बाद फिर वो दोबारा से नए सेल जनरेट होना शुरू होते हैं। इसको हम पैराक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम सामने नजर आ रही है, इसमें ये जो सबसे राइट साइड पे डायग्राम है, ये पैराक्राइन मैकेनिज्म की डायग्राम है। तो पैराक्राइन मैकेनिज्म से एक्चुअली ये सिक्रीशन करते हैं और फिर उसी से टिश्यू रिपेयर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये जो आर्टिफिशियली डिजाइंड हमारे CMMPs हैं, ये एक्चुअली हमारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो माइक्रो पार्टिकल जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है ये माइक्रो एनकैप्सुलेशन में, तो माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कोर, सेंट्रल पार्ट कोर होता है और उसके ऊपर एक कोटिंग मटेरियल होता है। जो कोटिंग मटेरियल है वही सिर्फ इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि जो बाहर से आपको पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होती है वही बताती है आपको कि ये इनर्ट है, ये किस जगह पे इंटरेक्ट करेगा, उसी के ऊपर जो मॉलिक्यूल अटैच हैं वो उसकी टारगेटिंग अचीव करते हैं। तो हमने इसको भी उसी तरह से माइक्रो पार्टिकल बना लिया, लेकिन जो इसकी माइक्रो पार्टिकल की कवरिंग मेम्ब्रेन है वो आपकी वही मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि स्टेम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो कार्डियक स्टेम सेल्स हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें फेस होता है वो कार्डियक रिपेयरिंग का है। तो कार्डियक सेल्स रिपेयर नहीं करते क्योंकि कार्डियक स्टेम सेल्स जो हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है, इतना ज्यादा उनका ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है कि उन्होंने कार्डियक सेल्स को रीजनरेट करना है। उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो कुछ उसकी प्रिकर्सर्स बनाना होता है जो कि एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। उसकी एक्टिविटी में कोई मसला आता है तो उसके प्रिकर्सर्स बना के देते हैं। तो एक्चुअली कार्डियक स्टेम सेल्स की एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि वो एक डीजेनरेटेड पार्ट को रीजनरेट कर सकें। तो इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें इसको उसी पैराक्राइन मैकेनिज्म के अंदर इंड्यूस करना पड़ता है जो हमने सिंथेटिकली डिजाइन किए हुए हैं। तो नेचुरली भी उसी पैराक्राइन में जाते हैं, तो हम सिंथेटिकली बनाएं तो अगर वो भी उसी पैराक्राइन में जाएं, मैकेनिज्म में जाएं, तो वो आपको प्रिकर्सर्स बना के दे सकते हैं जो प्रिकर्सर्स आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर टिश्यू रिपेयर या नेचुरल ऑर्गन डेवलपमेंट। तो ये जो हमने माइक्रो पार्टिकल्स एक्चुअली बनाए हुए हैं ये PLGA के माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो हमने PLGA को यूज किया है एज अ पॉलीमेरिक मटेरियल टू फॉर्म अ माइक्रो पार्टिकल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन वाली टेक्निक्स वाले लोगों को ज्यादा पता होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स माइक्रो इनकैप्सुलेशन वाले हैं, कि किस तरह से हम करते हैं। तो नॉर्मली हम PLGA जैसे पॉलीमर है तो इसको हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन क्लोराइड जिसको हम DCM कहते हैं। तो हमने इसको DCM के अंदर डिसॉल्व कर लिया, ये हमारा ऑर्गेनिक फेज बन जाता है। इस तरह हमने एक्वस फेज ले लिया, एक्वस फेज जिसमें हमने वो वाला मीडिया ले लेना है जो मीडिया आपके कार्डियक स्टेम सेल्स का है। तो कार्डियक स्टेम सेल्स का कंडीशनिंग मीडिया हमारा एक्वस फेज होगा। अगेन एक्वस फेज हमने लेना है, वो कौन सा फेज है जो कि कंडीशनिंग मीडिया फॉर कार्डियक स्टेम सेल्स है, यानी कि कंडीशनिंग मीडिया फ्रॉम ले लिया हमने कार्डियक स्टेम सेल से, कंडीशनिंग मीडिया ले लिया है, ये मीडिया हमारा एक्वस फेज है, यही माइक्रो पार्टिकल्स का इनर पार्ट बनेगा। अच्छा, इसको इसके साथ हमने 1% फॉर एग्जांपल PVA सोल्यूशन ले लिया है और हमने ये PVA को यूज किया एज अ थिकनिंग एजेंट और इमल्शन फॉर्मिंग एजेंट। तो हमने एक वाटर इन ऑयल इमल्शन बना लिया। अब हमने इस वाटर इन ऑयल इमल्शन को दोबारा से एक और एक्वस फेज के अंदर ऐड कर दिया। अब जो एक्वस फेज है उसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा PVA की कंसंट्रेशन डाली हुई है। फॉर एग्जांपल ये पहले में 0.1% अगर है तो इसमें हमने 1% PVA लिया हुआ है। तो हमने उसको उसके अंदर स्पन कर दिया है जिससे वो वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन बनना शुरू हो जाएगी। इसको हमने मिक्स किया है ताकि ये इमल्शन फॉर्म में रहे, स्टेबल हो, माइक्रो इमल्शन की तरह की नजर आए। और फिर हमने इसको
तकरीबन 24 आवर्स के लिए स्टर करते हैं। 24 आवर तक स्टर करने के बाद हमें सॉलिड माइक्रो पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिनको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसको ड्राई कर लेते हैं बाय लायोफिलाइजेशन। ये जो माइक्रो पार्टिकल हैं ये PLGA कोटेड स्टेम सेल्स का मीडिया बनता है। स्टेम सेल जो कि कार्डियक स्टेम सेल का कंडीशनिंग मीडिया कोटेड विद PLGA होता है। ये हमारे पास एक माइक्रो पार्टिकल्स अटेन होते हैं। इन माइक्रो पार्टिकल्स को फिर अब हम कोट करते हैं। तो सेकंड एक टेक्निक है जो कि कोटिंग टेक्निक ऑफ माइक्रो पार्टिकल है। उसमें हम जो कार्डियक स्टेम सेल्स की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से हम उन माइक्रो पार्टिकल्स को कोट कर देते हैं। तो अब माइक्रो पार्टिकल इनर रह जाता है और ऊपर जो कोट नजर आ रहा होता है वो कार्डियक स्टेम सेल्स का नजर आ रहा होता है। अगर ये स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाएंगे माइस के अंदर, तो माइस की बॉडी इनको कार्डियक स्टेम सेल ही रिकॉग्नाइज करेगी और ये कार्डियक स्टेम सेल्स फिर आगे जाके पैराक्रेन मैकेनिज्म में जाएंगे और रिलीज करेंगे। तो जो हमारे सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड CMPs हैं, यानी कि कार्डियक मिमिकिंग माइक्रो पार्टिकल्स स्टेम सेल्स हैं, ये सिमिलरली उसी तरह की जब पैराक्रेन मैकेनिज्म में जाएंगे तो ये सेम टाइप ऑफ प्रोटीन और जेन्युइन किस्म की मेम्ब्रेन जो कि कार्डियक स्टेम सेल्स की है उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो सेम टाइप ऑफ प्रोटीन फील होगी जब वो माइस को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर ये इनको फिर इंजेक्ट भी किया गया है, तो एक माउस का मॉडल लिया गया है जिस माउस में हमने कार्डियक इन्फाक्शन इंड्यूस की हुई थी। तो उसमें जब इंजेक्शन लगाया गया है इन CMMPs का, तो इन्होंने वायबल माइक्रोकार्डियम जो उसकी लेयर है हार्ट की मायोकार्डियम, उसको उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू किया है और फिर ऑगमेंटेशन की है कार्डियक फंक्शन की, जिस तरह से सिमिलरली कार्डियक सेल स्टेम सेल जो है वो थेराप्यूटिकली एफिकेशियस होते हैं। तो इट मीन्स कि ये सिंथेटिक भी वही काम कर सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम सामने नजर आ रही है ये नेचुरल और सिंथेटिक का थोड़ा सा कंपैरिजन है। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल हमने लिए हैं तो वो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स लिए हैं, वो हमने फैट टिश्यू से लिए हैं, बोन से लिए हैं या बोन मैरो से लिए हैं, इसी तरह से, या फिर हमने हार्ट टिश्यू से लिए हैं तो वो ऑर्गन ड्राइव्ड प्रोजेनेटर सेल्स कहलाते हैं। तो ऑर्गन ड्राइव्ड प्रोजेनेटर सेल्स लें या मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स लें, ये स्टेम सेल्स आप इनको कल्चर करें। नेचर में एक्चुअली नॉर्मली ये कल्चर होते हैं, कल्चर होकर ये बहुत ज़्यादा साइज अपना बढ़ाना शुरू कर देते हैं, बढ़ा के ये पैराक्राइन मैकेनिज्म के अंदर चले जाते हैं, जिसमें फिर ये सिक्रीशंस बढ़ाते हैं और फिर ये बायो इंटरफेस डेवलप करते हैं जिससे नया सेल बनना शुरू होता है। ऐसे ही फिर सिंथेटिक है, जैसे हमारे पास ये कार्डियक स्टेम सेल्स हैं तो हमने कार्डियक स्टेम सेल्स लिए हैं, इनमें से हमने इसकी मेम्ब्रेन को अलहदा कर लिया है, इसका जो मीडिया है उसको हमने अलहदा कर लिया है, यानी कि इसका कंडीशनिंग मीडिया हमने ले लिया है और इसकी मेम्ब्रेन हमने ले ली है। अब हमने PLGA के माइक्रो पार्टिकल बनाए हैं, PLGA के माइक्रो पार्टिकल जिसमें ये जो इसका कंडीशनिंग मीडिया है वो PLGA के साथ हमने ब्लेंड किया है इमल्शन की फॉर्म में। उसको फिर हमने एक सेकेंडरी इमल्शन बनाया है और उससे हमने माइक्रो पार्टिकल बना लिए हैं। उन माइक्रो पार्टिकल के ऊपर हमने ये जो CS जो कार्डियक स्टेम सेल्स की मेम्ब्रेन थी उसको कोट कर दिया है। तो वो कोट करने से ये हमारे सिंथेटिक कार्डियक स्टेम सेल्स बन गए हैं। ये भी उसी पैराक्राइन मैकेनिज्म के अंदर जाके उसी तरह से थेरेपी देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अच्छा, ये वापस आ जाते हैं अब हम उसी हाइब्रिडोमा के ऊपर के। हाइब्रिडोमा फिर क्या था? हाइब्रिडोमा में हमने कहा कि सबसे पहले हमने पहले स्टेप में बी लिम्फोसाइट्स अटेन कर लिए हैं, दूसरे स्टेप में हमने कोई माइलोमा सेल्स जैसे स्टेम सेल्स हमने वो आइदर हमने एडल्ट स्टेम सेल या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो कि नेचुरल हैं वो ले लिए हैं, या फिर हमने जो हमारे सिंथेटिकली ड्राइव्ड स्टेम सेल्स हैं वो हमने अटेन कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को हाइब्रिड बनाना है, हम इन दोनों को अटैच करना है और हाइब्रिड बनाना है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि माइलोमा सेल्स की क्या है और बी लिम्फोसाइट्स की क्या है। माइलोमा सेल जो है वो नॉर्मल कल्चर मीडिया में, जो कि हमारा नॉर्मल कल्चर मीडिया होता है, जैसे प्लाज्मा हमारा नॉर्मल कल्चर मीडिया है, तो एक नॉर्मल कल्चर मीडिया जो प्लाज्मा को मिमिक कर सकता है उसके अंदर ये ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
लेकिन इनमें फिर कोई एंजाइम नहीं होते जो किसी पाथवे के अंदर मूव कर सके। यानी कि हमने अगर कोई पाथवे चलाना है, यानी कि हमने एक सेकंड पाथवे चला दिया, जैसे हाइब्रिडोमा बनाया है तो हमने साथ में बी लिम्फोसाइट बनाया, तो वो एक नया पाथवे बन गया। तो उस पाथवे को ग्रो कराने के लिए माइलोमा सेल उसमें ग्रो नहीं कर सकते और ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह बी लिम्फोसाइट जो है ये किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि एक्सटर्नल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। बी लिम्फोसाइट्स उस वक्त ही ग्रो कर सकते हैं जब इम्यून सिस्टम इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देता है, तो उस वक्त वो उसको इंस्ट्रक्शन आती है तो उस वक्त वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा कोई कल्चर मीडिया नहीं है जिसके अंदर वो बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली एक एंजाइम कैरी करते हैं, जिस एंजाइम से वो एक पाथवे में चले जाते हैं जिसको साल्वेज पाथवे कहते हैं। तो साल्वेज पाथवे एंजाइम उनके पास जरूर होते हैं। तो अगर एक पाथवे एग्जिस्ट करे जो कि साल्वेज पाथवे है, तो उसके अंदर वो उसमें वो ग्रो करते हैं। एंटीजन का एक्सपोजर होता रहे तो वो बढ़ते जाएंगे, एंटीजन का एक्सपोजर होता जाए तो वो बढ़ते जाएंगे, वो डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते जाएंगे। ये साल्वेज पाथवे से होते हैं, अदरवाइज वो भी डाई कर जाएंगे। अच्छा जी, तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इनका हाइब्रिडोमा बनाना है। तो जब हम हाइब्रिडोमा बनाएंगे तो हाइब्रिडोमा में क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स हैं और माइलोमा सेल्स हैं, तो माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी आ जाती है हाइब्रिडोमा में, तो ये ग्रो कर सकते हैं नॉर्मल कल्चर सेल्स के अंदर भी। तो इनमें फिर बी लिम्फोसाइट्स हैं, एक प्रॉपर्टी जो कि माइलोमा की है वो ग्रो करना है नॉर्मल कल्चर सेल में, और एक प्रॉपर्टी जो है वो बी लिम्फोसाइट्स की है। तो बी लिम्फोसाइट्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये एक ग्रो कर सकते हैं नॉर्मल कल्चर सेल मीडिया में भी, और माइलोमा की वजह से ये ग्रो कर सकते हैं कल्चर मीडिया में, और बी लिम्फोसाइट की वजह से ये साल्वेज पाथवे के एंजाइम्स कैरी करते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा मीडिया दे दें जो कि साल्वेज पाथवे को सपोर्ट करता है, तो फिर ये रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है हमारा हाइब्रिडोमा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इन दोनों का हाइब्रिड जो बनाना है, वो हाइब्रिड जो होगा वो फिर एक किसी स्पेशलाइज्ड मीडिया के अंदर डेवलप किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बी सेल्स को हमने सस्पेंड कर दिया माइलोमा सेल्स के साथ, यानी कि हमने इनका मिक्सचर बना दिया है किसी एक लिक्विड में। वो लिक्विड जो है वो हो सकता है कि पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल हो सकता है कि वो एक वायरस हो जिसके अंदर ये वायरस के अंदर ये अपटेक हो जाए और वायरस के कैप्सिड के अंदर आ जाए, या इलेक्ट्रोपोरेशन मैकेनिज्म हो जिससे हम इसको किसी भी एक और सेल के अंदर इंड्यूस कर दें, यानी कि किसी सेल के अंदर हम इनको ऐड कर दें, वो इलेक्ट्रोपोरेशन है। तो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इनमें से दो टेक्निक्स हैं, इनएक्टिवेटेड वायरसेस हैं या इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक है जो कि ज़्यादातर यूज की जाती है, लेकिन पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल भी यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम इनमें से कोई भी मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, हमने बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को सस्पेंड किया इन अ लिक्विड, और फिर एक फ्यूजिंग एजेंट हमने ऐड किया। जैसे वायरस एक फ्यूजिंग एजेंट होगा तो इनएक्टिवेटेड वायरस वो इसको आपस में फ्यूज करा देगा, या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है ये स्टिकी मीडिया होता है तो ये स्टिकनेस करवा देगा, ये आपस में इसको अटैच करा देगा। या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन है तो एक को दूसरे के अंदर घुसा देगा, यानी कि एक के पोर बढ़ा देगा तो एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये सारा कुछ फ्यूजिंग एजेंट कहलाएगा। तो फ्यूजिंग एजेंट क्या करेगा, वो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोई नेसेसरी चेंजेस कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो पोर्स बना देगा, जो उसकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर फिर दूसरा एजेंट इनको इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चेंजेस है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल दो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है उसके अंदर वो स्टिकी नेचर आ गई है तो वो दोनों आपस में अटैच कर रहे हैं, अगर वो अटैच कर देंगे आपस में तो अटैच करने के बाद उनकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि वो अब आफ्टर बीइंग अटैचिंग उनकी ये प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि अटैच हो गए तो अब एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी जो कि उसके उन दोनों को कवर करेगी। तो ये फ्यूजिंग एजेंट ने करना है। या फिर एक वायरस है तो फॉर एग्जांपल कैप्सिड है तो ये दोनों कैप्सिड के अंदर लोड हो जाएंगे, तो कैप्सिड एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी आपके हाइब्रिड की। तो सस्पेंशन जो है इसको हम फिर मिक्स करते हैं। सस्पेंशन को जब हमने मिक्स किया यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स को जब हमने मिक्स किया है तो सम सेल जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और वो हेट्रोकैरोइंस बन जाते हैं। तो वो हेट्रोकैरोइंस जो होते हैं वो होते हैं जिनमें दोनों चीजें यानी कि दो चीजों के दो सेल्स दो न्यूक्लियस जिनमें एग्जिस्ट करते हैं वो हेट्रोकैरोइंस है।
तो उनमें जिनमें माइलोमा सेल और बी लिम्फोसाइट दोनों फ्यूज करके एग्जिस्ट करते हैं वो हेट्रोकैरोइंस होंगे। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अब हमने कोई मीडिया भी ले लिया है, ये जो है फ्यूजिंग एजेंट हमने ले लिया है, हमारे पास बी सेल्स हैं, हमारे पास माइलोमा सेल्स हैं, अब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो देयर इज अ चांस कि माइलोमा एंड बी लिम्फोसाइट्स आपस में मिलके हाइब्रिड बन जाए। देयर इज वन चांस। देयर इज अ चांस कि माइलोमा और हाइब्रिड ना बने, तो माइलोमा अलग रह जाए और बी लिम्फोसाइट जो है वो सेपरेट रह जाए। तो ये 3 प्रिकर्सर आपको मिल सकते हैं जब आपने ये वाला प्रोसेस रन किया है। तो इसमें जो हेट्रोकायरॉन्स होंगे उनको हम कह रहे हैं कि वो जो मिल गए हैं, आपस में अटैच बन गए हैं, कर गए हैं, उनके 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर होंगे। तो जो न्यूक्लियाई हैं फिर वो अगर फॉर एग्जांपल हम उनको कल्चर मीडिया दें तो कल्चर मीडिया में साल्वेज पाथवे में जाएं, तो साल्वेज पाथवे से वो फिर आगे रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो प्रोलिफरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर हम मीडिया दें जो कि साल्वेज पाथवे को सपोर्ट करता है, अगर हम इसको कोई मीडिया नहीं देंगे जो साल्वेज पाथवे को सपोर्ट करता है, तो ये माइलोमा भी डाई कर देगा और इसी तरह से बी लिम्फोसाइट भी डाई कर देगा, क्योंकि उसके पास एंजाइम तो है, इसके पास तो एंजाइम ही नहीं है माइलोमा के पास। बी लिम्फोसाइट के पास एंजाइम है लेकिन वो एंजाइम पाथवे नहीं है जिसके अंदर वो एक्ट कर सकता है, वो नहीं है। तो इसका मतलब है अगर ये हम इनको ग्रो कराएं तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक साल्वेज पाथवे हम ऐड कर दें तो फिर 2 चीजें ग्रो कर सकती हैं जिनके पास साल्वेज एंजाइम है। तो साल्वेज एंजाइम, साल्वेज पाथवे का एंजाइम किसके पास है? बी लिम्फोसाइट्स के पास है, एंड सेकेंडली वो हाइब्रिडोमा के पास है। तो अगर हम एक मीडिया दे दें तो ये 2 चीजें ग्रो कर सकती हैं, या तो बी लिम्फोसाइट भी ग्रो कर सकते हैं और सिमिलरली आपके हाइब्रिडोमा सेल्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो हाइब्रिडोमा जो कि हेट्रोकैरोन्स हैं उनमें 2 न्यूक्लियाई होंगे और दोनों न्यूक्लियाई क्योंकि पैक्ड हैं इन अ सिंगल न्यूक्लियस, तो वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाएगा, जो कि फिर अगर पाथवे दे दिया जाए तो वो पाथवे में रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पाथवे है इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स, यानी कि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं, हमने कहा हमने फ्यूज किया तो देयर इज चांसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 3 थिंग्स, either the 2 which were actually used to fuse means a myeloma cell and a B lymphocyte cell, or a heterokaryotes means a hybridoma, which is actually the union of these 2 cells, B lymphocyte and myeloma cell. There is a chance that there could be 3 precursors which are present inside a media. So we have to select only those cells which are heterokaryotes, means which are hybridoma, which are a cell that contains 2 nuclei within a cell. We have to select those. So the process, third step is selection of hybridoma cells. So it can be discussed in 2 ways. हम 2 तरीकों से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तरीका जो पहले मैं आपको बताऊं, तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनको हमने कहा ये एक एंजाइम कैरी करते हैं, यानी कि ये साल्वेज पाथवे का एंजाइम कैरी करते हैं। वो उसको कैरी करने के लिए इनके पास एक जीन होता है जिस जीन को HPRT1 जीन कहते हैं। HPRT1 मीन्स हाइपोजेंथीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज 1 जीन है। ये इस जीन के प्रेजेंस की वजह से ये हम बी लिम्फोसाइट एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिस एंजाइम को हम HGPRT कहते हैं, मींस हाइपोजेंथीन ग्वानिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, HGPRT एंजाइम। तो इस एंजाइम के होने की वजह से इस एंजाइम के प्रेजेंट होने की वजह से साल्वेज पाथवे मूव करता है। अच्छा, तो एंजाइम अगर हम कहें कि ये एंजाइम क्या करता है, तो एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करने के लिए जरूरी होता है। अगर हाइपोजेंथीन जो है वो प्रेजेंट हो कल्चर मीडिया में, अगर एक कल्चर मीडिया हो जिसमें हाइपोजेंथीन प्रेजेंट हो, तो ये जो एंजाइम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन राइबो फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मींस ये नए न्यूक्लियोटाइड बनाना साल्वेज पाथवे है। तो फिर ये साल्वेज पाथवे में उन न्यूक्लियोटाइड्स को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा जो पहले से बने हुए हैं, तो जो कि बी लिम्फोसाइट के पास पहले से मौजूद है।
तो अगर बी लिम्फोसाइट्स को हम किसी ऐसे मीडिया में डाल देंगे जिसमें हाइपोजेंथीन होगा, तो वो उसमें रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, नया न्यूक्लियोटाइड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो उसमें रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें फिर ऐसा मीडिया डालना है यहाँ पे, क्योंकि हमें साल्वेज पाथवे चाहिए हाइब्रिडोमा के लिए, तो हम फिर साल्वेज पाथवे के लिए हाइपोजेंथीन का मीडिया, कल्चर मीडिया यूज करेंगे टू ग्रो आवर हाइब्रिडोमा सेल्स, या इस मिक्सचर को बनाने के लिए। जो मिक्सचर हमने बना लिया एक दफा, उनको हम ग्रो कराएंगे इनटू अ हाइपोजेंथीन मीडिया। तो जो मीडिया फिर स्पेशलाइज्ड हमने इसके लिए बनाया हुआ है, वो मीडिया हैट मीडिया कहलाता है, जिसको हम हाइपोजेंथीन अमाइनोटेरिन थायामीन मीडिया कहते हैं। यानी कि 3 अमाइनो एसिड्स के ऊपर मिलके ये एक बना हुआ है, हाइपोजेंथीन, अमाइनोटेरिन और थायमीन। इस मीडिया को हम यूज करते हैं क्योंकि इस मीडिया में हाइपोजेंथीन है, तो HGPRT जो है वो इंजाइम पार्टन कर सकता है, HGPRT इंजाइम पार्टन कर सकता है उनको सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड में सिंथेसिस होनी है वो पार्टन किए जा सकते हैं, जिससे न्यूक्लियोटाइड ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो लेकिन माइलोमा सेल जो है उनमें HGPRT1 जीन नहीं है। अगर उनमें HGPRT जीन 1 नहीं है तो वो HGPRT इंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो हैट मीडिया में ग्रो करने के लिए जरूरी है कि उसमें फिर HGPRT इंजाइम हो, तो जो कि आपके माइलोमा सेल में नहीं है। तो माइलोमा सेल में नहीं है तो इसका मतलब है वो फिर इसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज में से 2 ही बच गई हैं। एक तो डाई कर जाएगा जब भी हम उसको मीडिया में डालेंगे, तो क्योंकि उसके पास तो माइलोमा के पास तो ये HGPRT नहीं है, तो वो रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता, वो डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो जब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता तो नेचुरल लाइफ ऑफ अ सेल जो है उसके अकॉर्डिंग वो डाई कर देगा। तो अब हमारे पास 2 चीजें रह गई हैं, एक हाइब्रिडोमा और एक बी लिम्फोसाइट्स। तो जो फ्यूज्ड हमारे सेल्स हैं, माइलोमा फ्यूज्ड विद अनदर माइलोमा सेल्स, वो अगर एग्जिस्ट करते हैं, या बी लिम्फोसाइट्स फ्यूज्ड विद अनदर बी लिम्फोसाइट सेल, ये अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चौथी 5वीं ऑप्शन है हमारे पास कि ये चौथे 5वें एग्जिस्ट करते हैं। तो जो माइलोमा फ्यूज्ड विद माइलोमा है वो उनमें HGPRT नहीं है, जो कि HPRT1 जीन नहीं है, तो HGPRT इंजाइम नहीं है, तो वो भी डाई कर देंगे, क्योंकि वो हाइपोजेंथीन को यूज करके न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज नहीं कर सकते और वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो 3 पॉसिबिलिटीज फिर बच गई, एक जो बी लिम्फोसाइट फ्यूज्ड विद बी सेल्स है, और दूसरा जो अकेला बी लिम्फोसाइट्स है, और तीसरा जो है वो आपका हेट्रोक्राइम्स है। तो जो फिर हमारे हाइब्रिडोमा एक्चुअली हेट्रोक्राइम्स, वो सेल्स जो है वो ग्रो करेंगे क्योंकि उनमें फिर HPRT1 जीन होगा, तो वो HGPRT1 जीन की वजह से रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, जिसकी वजह से वो प्रोलिफरेट करेंगे और ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, सेम काम ही बी सेल्स करना शुरू करेंगे। बी सेल्स जो हैं वो इसमें रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इमॉर्टल नहीं है, इनकी एक लाइफ है। तो ये एक टाइम के बाद ये डाई करना शुरू कर देंगे, यानी कि ये एक टाइम के बाद इनके बी सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट तो करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो अकेला बी सेल है या बी सेल फ्यूज टू बी सेल है, वो सारे थोड़े देर के बाद वो डाई करना शुरू हो जाएंगे। तो जो डाई कर देगा उसके बाद फिर वो आगे उनकी रेप्लिकेशन नहीं बढ़ेगी, तो उस वक्त ये बी सेल का कल्चर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हाइब्रिडोमा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली दिए जा रहा है HGPRT इंजाइम, और सेकेंडली उसके साथ माइलोमा है, माइलोमा उसको वो प्रॉपर्टी देता है जो कि प्रोलिफरेशन की है। तो वो प्रोलिफरेट करके इतने ज्यादा सेल बना देता है कि अगर पिछले कुछ सेल डाई भी कर रहे हैं तो अगली इतनी बड़ी कॉलोनी होती है कि वो उससे और बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं। तो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कॉलोनी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सेल ग्रो कर रहा है, तो उसकी कॉलोनी इस तरह ग्रो कर रही है, इतनी हो गई है आफ्टर फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स 48 आवर्स, इतनी कॉलोनी हुई है। ये जो हाइब्रिडोमा ये यहाँ से शुरू करेगा और यूं चलेगा, और 48 आवर्स में ये तकरीबन इस तरह से इतनी बड़ी कॉलोनी बना के आपको दे देगा, क्योंकि रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा है। वो अगर डाई कर रहे होंगे सेल पिछले, तो वो इस तरह से कम होंगे, और ये जब डाई कर रहे होंगे तो ये इतना है, तो ये डाई कर रहे होंगे तो ये यूं यूं चलेंगे, क्योंकि उतने डाई कर रहे होंगे नए बन रहे होंगे, डाई कर रहे होंगे नए बन रहे होंगे, तो वो उतना प्रोलिफरेशन, बल्कि इससे भी ज्यादा प्रोलिफरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो सिर्फ हाइब्रिडोमा इस हैट मीडिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह से हम हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम ये कहें कि सेल्स हम ग्रो करते हैं किसी ऐसे मीडिया में जो सिलेक्टिव है फॉर हेट्रोकैरोन्स, यानी कि हमने ऐसा मीडिया लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव है टू ग्रो हेट्रोकैरोन्स। तो वो मीडियम जो है वो हैट मीडियम है, जिस जो कि हाइपोजेंथीन, अमाइनोटेरिन और थाइमिडीन का है। इस हैट मीडियम में जो नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस है वो अमाइनोटेरिन एक जो इसके अंदर मौजूद है अमाइनो एसिड, अमाइनोटेरिन जो है ये ब्लॉक सीक्वेंस कहलाता है। यानी कि ये सीक्वेंस जो है ये सेल डिवीजन को प्रिवेंट करती है। ये ब्लॉक कोडोन होता है, यानी कि एक हम कहते हैं कोडोन चल रही है तो उसमें फिर एक एंड कोडोन, टर्मिनेटिंग कोडोन जो कि ब्लॉक कोडोन होती है, ये ब्लॉक कोडोन अमाइनोटेरिन होती है। तो ये हैट मीडिया में एक फिर अमाइनोटेरिन होता है। इसका काम होता है कि इसने डीएनए सिंथेसिस को रोकना है, नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस खत्म कर देनी है, यानी कि रोक देनी है एक जगह पे। तो ये फिर जब खत्म कर देता है तो सेल डिवीजन नहीं होती अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा एंजाइम आए जो कि अमाइनोटेरिन को इनहिबिट करे और हाइपोजेंथीन को एक्टिवेट करे। तो हाइपोजेंथीन फिर साल्वेज पाथवे में ले जाएगा। तो अगर एक सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट हो जो कि नॉर्मल पाथवे को बाईपास कर दे, यानी कि अमाइनोटेरिन का एक नॉर्मल पाथवे था जिसने एंजाइम की डीएनए की सिंथेसिस रोक देनी थी, वो इसको बाईपास कर दे और बाईपास करके वो किसी और पाथवे में इसको ले जाए, तो इसको हम कहते हैं साल्वेज पाथवे। तो अमाइनोटेरिन और हाइपोजेंथीन इन दोनों का ये काम है कि आइदर ये ग्रो करवा देंगे, ये सिलेक्टिव मीडिया ये ग्रो करवा देगा किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स को, किसी डीएनए को, या फिर ये स्टॉप करा देगा किसी की भी ग्रोथ को। तो साल्वेज पाथवे में फिर जब बी लिम्फोसाइट जो हैं उनके पास एंजाइम हैं जो कि साल्वेज पाथवे में जा सकते हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडेफिनिटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो कम मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी फिर लाइफ खत्म हो जाती है। तो बी लिम्फोसाइट्स अल्टीमेटली ग्रो नहीं करते हैट मीडिया में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। माइलोमा सेल जो है उनके पास उनका एंजाइम ही नहीं है, तो वो साल्वेज पाथवे में नहीं जा सकता, तो वो पहले ही डाई कर देता है। तो साल्वेज पाथवे में सिर्फ और सिर्फ फिर हाइब्रिड बच जाता है जो साल्वेज पाथवे में जाता है, तो वो रेप्लिकेट कर सकता है अपने दोनों डीएनए को, यानी कि डिवाइड करके वो दोनों डीएनए आगे प्रोलिफरेट करेंगे। तो एक ऐसा हाइब्रिड बन जाएगा जो बी लिम्फोसाइट्स और हाइब्रिडोमा का है। अच्छा, इसके बाद फिर ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमने अब जो डिजायर्ड हमारा हाइब्रिडोमा है उस हाइब्रिडोमा को फिर आइसोलेट करना है, स्क्रीन करना है, आइसोलेट करना है, उससे फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेक्निक हम डिस्कस करेंगे, स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद हम आइसोलेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन करने के बाद यानी कि स्क्रीन करेंगे हम, बहुत सारे पॉलीक्लोन हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से वो वाले जो हमें चाहिए, और फिर जो हमें चाहिए उनको हम वहां से उस मीडिया से आइसोलेट करना शुरू करेंगे। फिर उससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाइन बनाएंगे या कल्चर बनाएंगे जो कि फिर यूज किया जाएगा फॉर इंजेक्शन। अच्छा बच्चों, ये आज का लेक्चर है, तो कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस की जा सकती है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो भी किया जा सकता है।